ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਮੈਕ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਆਪਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਰੇਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਿੰਮ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। देखो सारा तो सारी बीमारी की जड़ ना खाना पीना है तो सारा लाइफ स्टाइल है। अगर आप इन्हें स्वीकार कर लांगे कि असी गलत है तो ही असी ठीक हो पावांगे। जिहड़ा बंदा स्वीकार नहीं करूगा वो ठीक भी नहीं होगा। जिवें इत्थे करेला ते नीम पे है, मैं तुहानूं दिखाना भी चाहूँगा। एक करेला ते नीम ते मैडम 15 मिनट तो इनू पैरों नाल थप रही है। आपने करेला नीम खाया तो नहीं ना? नहीं खाया, सिर्फ आपने पैरों के नीचे किया। आपके मुंह में स्वाद आ रहा है? थोड़ा आया भी। नीम का स्वाद आ रहा है आपके? हाँ, नीम का आ रहा। नीम का आ रहा है, करेले का आ रहा है? दोनों का थोड़ा थोड़ा लग रहा है। दोनों का आ रहा है। अब आपने खाया तो है नहीं, मुंह में कैसे आ गया ये? पैरों से ही आ रहा। इसका मतलब क्या समझ आया आपको? उसका लगता है खून से बस कुछ तो खून आपने खाया तो है नहीं, फिर खून में कैसे पहुंच गया? नहीं खाया। तो आप ये समझना, हम इस उदाहरण के माध्यम से सारी दुनिया को, पेशेंट्स को ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारे पैरों में रिसेप्टर्स हैं, हमारे पैरों में छेद हैं जो कि रिसीव करते हैं एनर्जी को। हम दिन भर जूते चप्पल में घूमते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी जा ही नहीं रही, जबकि दुनिया का हर जानवर नंगे पांव जमीन पर रहता है और वहीं पे सोता है, यानी कि अर्थिंग। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अभी थोड़े साल पहले कोरोना वो आया था, सुनामी आई थी। सुनामी में जानवर नहीं मरे थे। क्यों नहीं मरे थे? ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਾਲੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰੇਲੇ ਨੀਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ એનર્ਜੀ ਵਾਪਸ पूरी बॉडी ਦੇ ब्लड ਨੂੰ साफ कर रहे हैं करेला ਤੇ नीम। अगर किसी की शुगर बढ़ी है, किसी की बीपी बढ़ा हुआ है, किसी का क्रिएटिनिन हाई है, अगर आप उसको इमीडिएट ये उपाय करा दो तो 2 से 4 दिन में, किसी का तो 2-4 घंटे में आपको बीपी नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, शुगर नॉर्मल आने लग जाएगी, क्रिएटिनिन नॉर्मल आने लग जाएगा। करके देखो ना। आचार्य जी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ये मैं खिला नहीं सकता। अगर मैं खिला के कहूंगा ना शुगर कंट्रोल होगी तो मेरे पर ड्रग एंड मेडिक रेमेडी एक्ट लगा देंगे, क्योंकि मैंने खिलाया था जी करेला, इसलिए खिला नहीं रहा ना। मैं देख लो आपके सामने, खाना अगला अपनी मर्जी से खा ले। शुगर के मरीज क्यों है? शुगर दे बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं चाहते, कंपनियां नहीं चाहती कि उनकी दवाइयां कम बिकें। अच्छा, आप मान लो कोई दुकान खोल के बैठे हो और आपका सामान बिक रहा है, मान लो आपकी टूथपेस्ट बिक रही है, आप चाहोगे लोगों के दांत स्वस्थ हो जाए बिना टूथपेस्ट करे? बताओ। मेरा तो मटेरियल क्योंकि आपकी दुकान है ना वो। तो जो कंपनी बीपी की गोली बना रही है वो महीने की 10 करोड़ गोलियां बेच रही है, वो क्यों चाहे मेरी गोली 9 करोड़ हो जाए? वो तो चाहता है मेरी गोली 15 करोड़ हो जाए। उनको तो एमआर को टारगेट मिलते हैं, वो तो चाहते हैं नए नए मुर्गे मिले, नए नए पेशेंट मिले। अब ये किडनी फेल क्या है? एक मुर्गा है नया, ये बीपी का पेशेंट एक नया मुर्गा है उनके लिए। मेडिकल माफिया है। हाँ, मेडिकल माफिया ये सारा कुछ कर रहा है। तो हम उस मेडिकल माफिया की कमर तोड़ने के लिए आप जैसे भाइयों का और इन पेशेंट का सहारा लेते हैं कि दुनिया ठीक हो जाए। अच्छा जी, मैं आप गलबात करते रहांगे। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲਾਜ ਇਹ ਵਿਧੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਐਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? मेरे को अपने हॉस्पिटल चलाने की कोई जल्दी नहीं है, मेरे को अपने हॉस्पिटल चलाने का कोई लालच नहीं है। मैं चाहता हूँ दुनिया स्वस्थ हो जाए, लोग सीख जाएं। इस हॉस्पिटल में भी हम लोगों को सिखाते हैं। अब इन्हीं पेशेंट से पूछते हैं, आपको कितने दिन हो गए, क्या तकलीफ थी और क्या फायदा हुआ यहाँ के? 4-5 महीने से दवाई करवा रहे थे वहाँ इंदौर। क्या तकलीफ थी आपको? क्रिएटिनिन बढ़ा था किडनी, यानी कि किडनी खराब थी। तो क्या बोला आपको डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि आपकी किडनी कभी ठीक नहीं होगी। डॉक्टर ने क्या बोला? आपकी किडनी कभी ठीक नहीं होगी। क्या कराना पड़ेगा फिर ठीक करने अभी के लिए? दवाई खाते रहो, फिर बाद में देखेंगे। अच्छा भैया, आपको डॉक्टर ने क्या बोला था सर? इनको क्या हो गया? सर वहाँ पे जब हम थे सर, तो हमारी जो सिस्टर हैं सर, ये इनकी किडनी खराब थी, क्योंकि वो वर्क नहीं कर रही थी। तो हमसे बोला गया था या तो आप डायलिसिस कराइए या फिर ट्रांसप्लांट कराइए। तो हमने एक बार उनसे बोला, सर क्या हम एक बार आयुर्वेदा में जा सकते हैं, वहाँ पे भी देख सकते हैं कुछ जड़ी बूटियाँ, क्योंकि मिलती हैं, बाबा लोग देते हैं, उससे सही हो जाता है। तो उन्होंने हमसे डायरेक्ट ये बोला था, हम आपको जहर खाने के लिए नहीं बोलेंगे। अच्छा, आपको जहर बताया गया था? जी जी, कि आयुर्वेदा इज अ टाइप ऑफ पॉइजन। अब आप लोग ना जहर वालों का इंटरव्यू कर रहे हो, पर आप भी हिसाब लगा लो अपना। ये हम जहर बेच रहे हैं और आप उनका इंटरव्यू कर रहे हो। सर अच्छा, आपको कब से महसूस हुआ कि ये किडनी की प्रॉब्लम है? कब से महसूस हुआ? सर हमारी दीदी को 4-5 साल पहले स्टोन था किडनी में, तो उसका एक सर्जरी हुई थी, उसके बाद सही हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे फिर से सिम्टम आने लगे और फिर से जैसे सूजन आने लगी बॉडी में और पेन रहता था, ये सब सिम्टम आने लगे। तो हमने फिर से जांच करवाई, तो उसमें बताया गया हम लोगों को ये। अभी आपकी दीदी को यहाँ आए हुए 5 दिन हो गए हैं, आपको क्या फर्क लग रहा है? इनके क्या फायदा लग रहा है आपको? सर सबसे पहले तो जो सूजन थी वो बिल्कुल कम हो चुकी है सर। और घर पे रहती थी तो थोड़ी वैसी अनमनी रहती थी, बैठी बैठी सोचती थी हम सही होंगे या नहीं। यहाँ पे आके बिल्कुल चंगी हैं और बिल्कुल खुश हैं।
और हमको फुल 100% उम्मीद है हम यहाँ से सही होके जाएंगे। आचार्य जी को आप क्या क्या कहना चाहते हो अभी? सर सबसे पहले तो हम आयुर्वेदा और आचार्य जी को थैंक्स बोलना चाहेंगे कि हम यहाँ पे आए और आचार्य जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुर्वेदा आगे बढ़ रहा है। और जैसे कि आचार्य जी बता रहे हैं कि जो एक माफिया है, फार्मा माफिया हुआ या मेडिकल माफिया, तो उसके वजह से जो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं उनको भी मतलब परमिशन नहीं दी जाती है कि आप इलाज करो पेशेंट का। क्यों? क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि हमारी सब एलोपैथी चले। लेकिन हम बहुत मतलब सेटिस्फाइड हैं और थैंक्स करना चाहेंगे आचार्य जी का। आचार्य जी किमें दा महसूस जो बहुत सारे पेशेंट दा मिल जाए कि हॉस्पिटल दे तो आया सर हमारी रोज की खुराक पता क्या है? हमें अगर सुबह से लेकर रात तक 50 पेशेंट रोज दुआएं दे जाते हैं ना, यही हमारी खुराक है। हम इसी में खुश हो जाते हैं कि ये ठीक हो रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं। अभी मैं आपको एक पेशेंट मिलवाना चाहूंगा। इनकी सासू माँ को तकलीफ थी, आपने बोला था आपका हॉस्पिटल तो चलेगा कैसे। इनकी सासू माँ का क्रिएटिनिन 9.5 पहुंच गया, किडनी फेल थी। अच्छा। इनसे पूछो इन्होंने कैसे खुद ही ठीक करा, हमारे पास नहीं लेके आए। अच्छा, बताओ क्या प्रॉब्लम थी, क्या फायदा हुआ? उनको तो मतलब हम ये बता, एक रोटी का एक टुकड़ा भी खाते थे तो 10 मिनट के बाद वो बाहर आ जाता था। कच्चे पानी जो पीते तो वो भी नहीं पचता था। कौन से शहर से हो आप? भागलपुर से। और आपकी सासू माँ कहाँ की है? पटना बिहार से। पटना बिहार। क्या तकलीफ थी उनको? उनको तो बोले ना, पहले सबसे पहले तो वो जो भी खा रही थी पच नहीं रहा था। 10 मिनट के बाद वो सारा चीज़ बाहर आ जा रहा था, पानी तक नहीं पच रहा था। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था और उसमें यूरिया, फास्फोरस, मतलब सारा मेरे पास रिपोर्ट है शायद मोबाइल। अच्छा, फिर आपने क्या किया जब आपको ये दिक्कत आई, किडनी फेल पता चला आपको, तो क्या किया आपने? बस यूट्यूब खोला, आचार्य जी का वीडियो देखा इनका, 2, 4, 10 वीडियो को सर्च करते 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 फिर दिमाग में पूरा कैलकुलेशन बना के, चार्ट बना के उनका सुबह से लेकर शाम तक जो है ना। और कितने दिन लगे आपकी सासू माँ ठीक कर लिया आपने? हमको लगता है 28 दिन के अंदर अंदर 9.5 से 0.99 पे। मतलब 9.5 क्रिएटिनिन से 0.9 क्रिएटिनिन, जिसको बोलते हैं नॉर्मल किडनी। जितना आप लोग बैठे हो ना नॉर्मल किडनी वाले, सिर्फ 22-24 दिन में सिर्फ यूट्यूब देख के, हमारी वीडियो से डाइट चार्ट बना के इन्होंने घर पे खुद को ठीक कर लिया। आचार्य जी फिर क्यों हॉस्पिटल में ऐसा क्यों होता है कि हमारी जब हॉस्पिटल में जाते हैं आपकी हाँ बोलिए। अभी ताजा बात बता रहे, मेरे पापा को गाल ब्लैडर का कैंसर है। अच्छा, ठीक है। और डेली 100 ml 150 ml ड्रेनेज हो रहा है। कोलकाता में हम लोग नारायणा हॉस्पिटल में थे, 22 दिन तक तकरीबन रखा। डेली 55,000 50,000 का बिल बन रहा था वहाँ पे। और वो बुखार नहीं उतार सका। 12 अगस्त से तकरीबन 30 सितंबर तक बुखार उनको रहा, वो 102 डिग्री 3 डिग्री। लास्ट में हम वहाँ से घर ले आए। बस यूट्यूब खोला, कुछ नुस्खा वगैरह, पीपल, नीम, तुलसी, वीडियो देखा इनका। हाँ, काढ़ा बनाया। 2 खुराक के बाद से जो फीवर गया, हमको लगता है 1.5 महीना हो गया, अभी तक फिर फीवर आया नहीं है। वाह, क्या चमत्कार है। अच्छा जी, मैं यही आपसे बात करना चाहता था। आप इनके माध्यम से एक बार देश के लोगों के लिए अपील ले लो। क्या कहना चाहोगे आप देश के लोगों को जिनकी किडनी फेल है, लीवर फेल है या कैंसर, आप क्या बोलना चाहोगे? हम तो बस एक ही बात कहेंगे, बाद में पछताने से फिर क्या फायदा। हाँ, पहले ही सुधर जाओ, टाइम से आयुर्वेद अपना लो। बिल्कुल, बाद में पछताने। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारा आचार्य जी रुपये नारायणा में चला गया लास्ट में। हम अगस्त में ही आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया था कोई? नहीं, पापा का है ना सर। नहीं, तो अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बता भी देता हूँ, भारत सरकार ने एक नई सुविधा शुरू करी है। आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो ना, तो कंपनी को बोलो हमें आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, तो आयुर्वेद में भी चलता है। अच्छा, वो हमारे सब हॉस्पिटल में चलता है। पर्सनल नीवा पूपा का भी करवाया है मैंने, तो उसमें आयुर्वेद कवर है। हाँ, बस ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसा करवाना है। आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस दोनों जगह चलता है, आयुर्वेद में भी और एलोपैथी में भी। अब एक नई पॉलिसी निकाली है गवर्नमेंट ने, सिर्फ 3 से 5 हजार रुपए की आरोग्य संजीवनी पॉलिसी है। 3 से 5 हजार रुपए में आपको 3 लाख तक का इलाज सिर्फ आयुर्वेद में मिल सकता है, सिर्फ 3 से 5 हजार रुपए में। तो भाई अब लोगों को ही समझना पड़ेगा ना, आप जैसे भाई लोग हमारा सहयोग करेंगे तो लोगों को समझाएंगे। आचार्य जी, किडनी की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं अभी। बहुत सारे हॉस्पिटलों में पेशेंट जाते हैं और लाखों रुपए उनका खर्च होता है, फिर भी किडनी रिकवर नहीं होती, किडनी निकालनी पड़ती है। ऐसा जब ये बीमारी चल रही है तो बहुत सारे लोग आचार्य जी के पास आते होंगे, फोन आपको कल आते होंगे, तो कैसा संभव है कि लोग सीधा डायरेक्ट आपके पास ही क्यों नहीं पहुंच रहे? क्या लोगों को इस बात की समझ नहीं या यकीन करना मुश्किल है? देखो, हम कह नहीं सकते किसी भी चैनल पे, टीवी पे नहीं बोल सकते, न्यूज़पेपर में नहीं लिख सकते, क्योंकि ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है। आप किडनी ठीक कर दो लेकिन बोल नहीं सकते, आप शुगर ठीक कर दो लेकिन बोल नहीं सकते। तो हमें क्या बोलना पड़ता है? शुगर रिवर्स हो सकती है, किडनी रिवर्स हो सकती है, लीवर रिवर्स हो सकता है, हील हो सकता है, हम ठीक नहीं बोल सकते, क्योंकि देश में कानून ऐसा है, वो अंग्रेज लागू करके गए थे। क्योंकि आज भी तो राज तो मेडिकल माफिया का है ना, क्योंकि 2 साल ये क्या किया इन लोगों ने, एक सिंपल सर्दी जुकाम का अरबों रुपए का बिजनेस बना दिया। तो ये देश के लोगों को ही सोचना पड़ेगा कि हम सबको आयुर्वेद और नेचुरोपैथी पे भरोसा करना ही पड़ेगा। क्योंकि अब आप बताओ, खाली बुखार की वजह से इनको हॉस्पिटल में 10 लाख का बिल बन गया,
अगर इनको कोई सिंपल बताता कि गर्म पानी की बाल्टी लेकर 40 डिग्री टेम्परेचर रख के इतने पाउंड डुबो के बैठ जाओ और साथ में गरम गरम पानी घुट घुट करके पियो तो 2-4 घंटे में बुखार उतर जाता है। बेसिकली बुखार हमारा मित्र है, बुखार हमारा मित्र है। सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला, बुखार सारे ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, सो ये तरीका तो बहुत लाहेवंद। बुखार, जुकाम, खांसी, फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, ये सब मित्र हैं। अगर आप एक शादी में गए और खूब खा के आए और आपको पोटिया लग गई तो आप जाते हो 100 करोड़ बड़े डॉक्टर के पास, वो बोलता है गोली खाओ, रोक लो। क्यों भाई, क्या हीरे मोती निकल रहे हैं, रोकना क्यों है? गंद निकल रहा है भाई, नहीं खाना, निकालना है। लेकिन अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे वो बोलेगा निकलने दो, जो हो रहा है अच्छा है। वो बोलेगा नहीं मुझे कमजोरी हो रही तो थोड़ी देर रेस्ट कर ले भाई। लेकिन कमजोरी हो रही है, डॉक्टर से ग्लूकोज की बोतल लगवा के आ जाएंगे। बॉडी सियानी है, बॉडी को पता है मुझे कब क्या करना है। हम बॉडी को बेवकूफ समझना बंद करें तो ये बॉडी हमारा साथ देगी। अगर इस बॉडी को बेवकूफ समझोगे तो डॉक्टर का साथ देगी। अगर बॉडी को सियाना समझोगे तो डॉक्टर का पैसा आपको नहीं लूटना पड़ेगा, डॉक्टर लूट नहीं पाएगा आपका पैसा। अच्छा जी, मेरे को ये बताइए कि बचपन में कभी किसी डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन लगाया कि आपकी इतनी दुश्मनी है उनके साथ, आप तो उनका काम ही फेल करने जा रहे हो कि ऐसा इलाज हो जाएगा? खुद बहुत बीमार रहता था। मैं 19 साल तक मैं दुनिया जहान की दवाइयां खा चुका था, कभी ठीक नहीं हुआ। मेडिकल में गए हो अभी? मैं 19 साल का था, मेरा वजन 39 किलो था। हर 3-4 महीने में टाइफाइड, निमोनिया, कभी जॉन्डिस होता रहता था। मेरी मम्मी ने तो कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था, सबसे दवाइयां खिलाई और आखिर मेरे को ये बोला गया कि ये ज्यादा लंबा टाइम जिएगा भी नहीं। अच्छा। भाई 30-35 साल इसकी लाइफ है, क्योंकि हर 3 महीने बाद मुझे बीमार हो जाता था मैं। फिर उसके बाद मेरे को तो इवन की आयुर्वेद ज्योतिष वाले उपाय भी कराए। वो तराजू पे एक साइड मुझे बिठाया, एक साइड पे वो गेहूं और शनि को दान देते हैं ना, उस टाइम मैं 36 किलो का था। अच्छा। तो उतना दान भी दिया, लेकिन उससे भी फर्क नहीं पड़ा। आखिर आयुर्वेद के मेरे मौसा जी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, जब मैं उनके पास गया वहां मैं 3 महीने रहा और तब से लेके आज मेरी लाइफ बदली। फिर मैंने आयुर्वेद को अपना कैरियर, अपनी पढ़ाई लिखाई, फिर मैंने इसी सब्जेक्ट शुरू कर दिए। अपनी PhD भी आयुर्वेद में करी, नेचुरोपैथी में करी, हर्बल मेडिसिन में करी। मैं इसी तरह फिर करते करते ये मेरा फील्ड बन गया। अच्छा जी, आजकल के हमारे जो यूथ है वो मेडिकल की तरफ जा रहा है, स्टडी भी हम उसी की कर रहे हैं। मैं चाहूंगा यहाँ यूथ बैठा भी है तो अगर हम इनसे एक सवाल पूछेंगे बिल्कुल तो आपको ज्यादा पता चलेगा। जैसे अब इनसे एक सवाल पूछो कि जब इनको किसी को कुत्ता काटता है तो ये क्या करते हैं? ये सब वैक्सीन लगवाते हैं। अगर मैं आपसे ही पूछता हूँ, अगर आपको कुत्ता काट गया तो आप क्या करोगे? वैक्सीन लगाएंगे। क्यों लगवाओगे वैक्सीन? वैक्सीन में क्या है पता क्या है? ये नहीं पता, पहले हमें बताया गया कि किसी कुत्ते ने काटा तो जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ। और मेरे को आपका तो पता नहीं, पहले तो 7 टीके लगते थे। 7 टीके लगते थे, 14 टीके भी लगते थे। अच्छा, अभी वो 2 लगते हैं। अभी 2 लगते हैं। तो वो 7 की जगह 2 लगते हैं। कोई रिसर्च ऐसी हो गई, कुछ ऐसी साइंस ने डेवलपमेंट कर ली तो 7 से 2 के हो गए और 14 से 7 क्यों हुए थे? कुछ आइडिया है आपको? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई आइडिया है आपको कि जब पहले 14 टीके लगते थे फिर 7 हो गए, अब 7 से 2 हो गए, क्यों हो गए? ऐसा कुछ आइडिया है? नहीं, वो तो अच्छा काम करते थे आप। वो डॉक्टर वाला पूछ रहा हूँ मैं कि जब कुत्ता काटने पे इंजेक्शन लगवाते थे तो 14 लगते थे, अभी आजकल 1 भी लगने लग गया। तो कोई रिसर्च हुई है? क्या हुआ है? क्या बेसिकली हुआ क्या है? 14 की जगह 1 हो गया, क्यों हो गया? कुछ आइडिया आपको मैडम? आइडिया है आपको भैया? आइडिया है कि 14 की जगह 1 हो गया, क्यों हो गया वो? सर शायद मेरे सजेशन से इसलिए हुआ होगा कि पहले जैसे कुत्ते ने काटा तो उस समय उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो पता नहीं चला होगा कि उसमें कितना उसका जो रेबीज के वायरस है, तो उस हिसाब से 14 लगा देते थे। अब लेकिन समझ में आया कि उसके उल्टा एडवर्स इफेक्ट पड़ने लगा होगा बॉडी पे, तो अब जाके 1 कर दिया गया। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है भैया। जी। अब सुन लो क्या कहानी है। कुत्ता काटने से हमारी बॉडी को रेबीज हो जाता है। ये हमें ये पढ़ाया गया कि कुत्ते की बॉडी में रेबीज है, ठीक है। अब उस इंजेक्शन में क्या है? आपसे पूछ रहा हूँ सर, आपको क्या उस इंजेक्शन में क्या? एंटी रेबीज बॉडी से। अब हमें ये बोलते हैं कि एंटी रेबीज होगा। अच्छा, अगर कील लग जाता है तो हमें बोलता है एंटी टिटनस का इंजेक्शन लगवा लो, जबकि एंटी कुछ होता ही नहीं है लाइफ में। जो कुत्ते के काटने से मेरी बॉडी में आया वही उस वैक्सीन के अंदर भी है। तो जब कुत्ते ने काट ही लिया था तो वैक्सीन क्यों लगवाई? जब कुत्ते ने काट के रेबीज दे ही दिया सर उसको, तो उसमें भी रेबीज ही है। अच्छा, अगर कुत्ते को रेबीज नहीं है तो क्यों लिया? क्योंकि उसमें भी रेबीज ही है। तो हमें दोनों कंडीशन में वैक्सीन नहीं लेनी थी। अब आप बोल रहे, एक सवाल पूछा था 14 की जगह 1 क्यों हुई? तो उसके लिए आप गूगल पे सर्च मारो कि Y14 की जगह 1 क्यों लगता है। तो कंपनी का दावा है, क्योंकि जो वो कंपनी है पूरी दुनिया में वो एक ही है जिसके पास पेटेंट है कुत्ते के काटने की वैक्सीन बनाने का। अच्छा। वो कंपनी बोलती है कि आबादी 800 करोड़ हो गई, मैं इतनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रही, इस चक्कर में मैं 14 की जगह 1 लगाती हूँ आजकल। कोई रिसर्च पे कुछ नहीं है। आई समझ? वो कंपनी क्या कह रही है कि मैं किसी को पेटेंट में अपने पार्टनर नहीं बनाना चाहती,
अगर मैं किसी और को राइट दूंगा तो बनाएगा वो। तो खुदा वो की कहती कहना मैं भी किसी नहीं- को पार्टनर नहीं बनाना चाहती, मेरे रेबीज के राइट मेरे पास रहे, इस चक्कर में मैं 14 की जगह भी 1 लगा रही हूँ। नहीं आप गूगल पे चेक कर लो। लगाना नहीं चाहिए ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ कहना। तो कुत्ते ने काटा, आया क्या? रेबीज। हाँ। कील लग गया, आपको आया क्या? टिटनस। हाँ। तो इंजेक्शन में भी तो वही आया, तो और क्यों ले रहा? तो करना क्या चाहिए था, वो इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या चाहिए था, जहां पर कुत्ते ने काटा उस जगह पर लाल मिर्च लगानी चाहिए थी। अच्छा। और 3 दिन तक खाना ना खा के हल्दी का पानी, आपको गिलोय का पानी, और आपको बॉडी में हरी सब्जियां और जूसेस लेने चाहिए थे, और बॉडी को प्यूरिफाई करना चाहिए था। बॉडी खुद ही एंटीबॉडी बॉडी बनाती है, बाहर से कहीं एंटीबॉडी नहीं आता। आप लोग सोचते हो सांप ने काटा तो एंटी वेनम लगाते हैं वो, तो एंटी वेनम सांप ने काटा तो एंटी वेनम काम करता है क्या? बताओ। सांप ने काटा तो आप एंटी वेनम लगवाते हो? बताओ एंटी वेनम कैसे तैयार होता है, बताओ। सांप के जैसे। कौन सी किताब में पढ़ के आए हो भाई? घोड़े को सांप को कटवाया जाता है, सुन लो, घोड़े को पहले सांप से कटवाते हैं, ठीक। अब जब घोड़े को सांप ने काट लिया तो उसकी बॉडी ने क्या बनाया? एंटीबॉडी। फिर घोड़े का खून निकाल के वैक्सीन बना देते हैं, उसको बोलते हैं एंटी वेनम। अब पहली बात, तुम घोड़े हो तो तुम्हें क्यों लगा रहे हो वो वाला? दूसरी बात, फिर घोड़े को जिस सांप ने काटा, अगर आपको वही सांप काटे तो वो एंटी वेनम काम करेगा भी, मे बी। अदरवाइज वो घोड़े का ब्लड है भाई, कल को तुम्हारी बॉडी में वो साइड इफेक्ट करेगा, वो कौन भुगतेगा? तो करना क्या चाहिए था? पहली बात, दुनिया में अगर 100 सांप है तो जहरीले सिर्फ 1 या 2 हैं। सांप जहरीला नहीं होता, सांप के डर से इंसान मरता है। बिल्कुल। तो अगर हमारे पुराने टाइम पे जड़ी बूटियों से झाड़ा करके भी लोग सांप का जहर उतारते थे। अब अगर मैं ये बातें बोलूंगा तो मेरे पे फिर केस ठोक देंगे। तो इससे अच्छा आप लोग जो कर रहे हो वही करो। जब सांप काटे एंटी वेनम लगवाओ, अपनी करना बुद्धि क्या को चाहिए? अब ये तो बता दीजिए। अपनी बुद्धि को दबाओ और डॉक्टरों के गुलाम बनो बस। नहीं तो आप बताइए कुत्ता ना कि काटे- करना क्या चाहिए। देखो, कुत्ता काटे और अगर मान लो आपको बंदर काटे या बिल्ली काटे या आपको कील लगे, तो आपको 3 दिन तक खाना नहीं खाना, सिर्फ और सिर्फ हरी जड़ी बूटियां लेनी है, हल्दी लेनी है, जिससे कि आपकी बॉडी का ब्लड प्यूरिफाई हो जाए, बॉडी खुद एंटीबॉडी बना ले। अगर आपको कोरोना भी आया था ना तो 3 दिन खाना छोड़ना चाहिए था आपको। आयुर्वेद कहता है लंघन परम औषधम, कि उपवास ही परम औषधि है। ये मैंने नहीं लिखा, चरक संहिता में लिखा हुआ है, महर्षि चरक ने। ਦੇਖੋ ਚਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰੇ ਜਾਓ, 3 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੀ ਸਮੈਲ ਛੀਨੀ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਆਵੇ, ਖਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। भगवान ने थोड़ा टेस्ट छीन लिया, क्यों? इन्हें स्वाद नहीं आएगा, खाएगा नहीं। लेकिन आप की करते हैं, बुखार है, मुंह कोड़ा हो जाता है बुखार में, लेकिन आप क्या कहते हो? हलवा बना दो। हमें खाना नहीं होता उस टाइम पे, क्योंकि भगवान ने टेस्ट हमारा जानबूझ के छीना कि ये इंसान मत खा। लेकिन हम क्या कहते हैं? पीली दाल ले ले, खिचड़ी दे दें। अच्छा, किसी को बुखार चढ़ता है, कमजोर है, घर पे लेट रहा है, उसको पीली दाल पूछेंगे। अच्छा, बार बार ना उसे पूछने जाएंगे, कुछ खाएगा बाबू, मेरा पुत्र कुछ खाएगा? अरे भाई नहीं खाना। लेकिन जब 6 बार एक इंसान को पूछोगे तो 4 बार वो कहता है हाँ जी खाना है, तो फिर इंसान मरेगा ही। ਚਾਰੀ बीमार ਤੁਸੀਂ और ਕਹਿੰਦੇ पड़ेगा। ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਖਾ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਸਾ ਖਾ ਲਓ। खाने से कौन सा गुस्सा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाँ। मिक्सी है आपके घर में? बिल्कुल। जब मिक्सी में सामान पीसते हो, गर्म हो जाती है तो क्या करते हो? बंद कर देते हैं उसको, क्यों? चलाओ ना उसको, जल जाएगी। थोड़ा सा चला, थोड़ा सा खा मेरा बाबू, उसको भी करो ना, मिक्सी को भी करो, हाँ। उसको भी करो ऐसे ही। अच्छा, अगर टीवी लगा हुआ है, लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, हाँ। तो टीवी को बंद करते हो कि चलने देते हो? बंद करेंगे। नहीं, उसको चला के रखो ना, फ्रिज को चला के रखो, सड़ने दो ना। हाँ। तो ऐसी हमारी बॉडी है सर। जब हमारा मूड खराब होता है, गुस्से में होते हैं, लड़ाई होती है, रो रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन बढ़ा होता है, डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन कम होते हैं। तो उस टाइम हमारा खाना जहर बन जाता है, बीमारी बनाता है, और हम ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो अब मैं सिर्फ आपको यही बोलना चाहूंगा, बड़ी से बड़ी बीमारी, ये आपके सामने पूरा आप हिम्स का कैंपस भी मैं चाहूंगा भैया दिखा दें सारा। और ये हमारे कुछ जो साथी यहाँ पे कुछ एडमिट है, कुछ पेशेंट है, मैं चाहूंगा एक पेशेंट हमारे साथ और हैं, इनसे भी मिलते हाँ हैं। जी। तो सर आप ही बताइए, एक बार उठ के बताओ कहाँ से आप आए हो, क्या दिक्कत थी, बताओ आप। आपको? मधुबनी बिहार से हैं सर। बिहार देख से के आए। बताओ। दिक्कत क्या थी आपको? एक किडनी मेरा काम नहीं कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है, लेकिन उसमें स्टोन जो निकाला ना, स्टोन रह गया, और वो भी 30% काम कर रहा है। कितने टाइम से आपका ये किडनी का मतलब प्रॉब्लम? 19 से दिक्कत है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत अभी हो गया 22 से। हाँ। डॉक्टर साहब बोले किडनी निकालना पड़ेगा। एक अच्छा। बोले एक किडनी निकालना पड़ेगा। यहाँ किडनी निकालना पड़ेगा, किसी को बेचना है वो?
पता नहीं। निकाल के किसी को आपको पता है बेचनी है? कि किडनी की बहुत जब सर ये रिपोर्ट आया फाइनल रिपोर्ट तब बोले जी, तब बोले कि अभी नहीं निकालो, ये देखा कि हल्का हल्का काम कर रहा है। इससे पहले लोटस गामा का ही था पटना का, अच्छा तो उसमें 0% था। रिकवरी होने लगी। पहले ये नहीं काम करता था, थोड़ा परहेज रखे तो अपने काम बोले कि अब करने नहीं, लगा। थोड़ा अभी वेट कर लो, अभी नहीं निकाल। रिकवरी कैसे हुई? अब आप यहाँ कितने दिन से आए हो बताओ? 4 दिन से आए हैं सर। 4 दिन में क्या फायदा हुआ यहाँ पे आके? यहाँ पर सर इस सब में दर्द होता था, यहाँ दर्द होता था, यहाँ से दर्द होता था, इधर भी दर्द होता था, थोड़ा इधर भी दर्द रहता था। अब कम है दर्द, इधर तो हमने नहीं कोई है दर्द दर्द। की गोली दी क्या आपको? नहीं सर नहीं। अच्छा आप तो लोग बोलते हो आयुर्वेद स्लो है, ये तो भाई कितने साल से परेशान था, 4 ही दिन हुए हैं, दर्द कम हो गया उल्टा। तो ये आयुर्वेद फास्ट है। आपके ये तो सामने 15 मिनट मेडिकल के तो अंदर, ज्यादा फास्ट हुआ। आपके सामने 15 मिनट के अंदर उन्होंने करेला नीम सिर्फ पैरों के नीचे कराया और मुंह में टेस्ट आया। तो आयुर्वेद कहाँ से स्लो है? ये हमारे दिमाग में मेडिकल माफिया ने डाला है, एलोपैथी ने डाला है कि हम इस तरह से आयुर्वेद पिछड़ा हुआ है, आयुर्वेद स्लो है। ये आयुर्वेद उल्टा सुपर फास्ट है। क्या बात है। तो ये हमें ही समझना पड़ेगा। ਚਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ मैं ਕਰਾਂਗੇ। चाहूंगा एक तुसी दिखा भी दियो ਹਾਂਜੀ 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 कि साडे हिम्स किथे किथे है इस टाइम। ਹਾਂਜੀ ये जो आप डेराबस्सी हो हो गया। अभी डेराबस्सी में आप खड़े हो, ये 100 बेड का है। लखनऊ में भी 100 बेड का हॉस्पिटल है, मुंबई में 150 बेड का है, मेरठ में 350 बेड का है। इसके अलावा अमृतसर, गुड़गांव और गुड़गांव प्रीमियम, ये तीनों 20-20 बेड के हैं। जयपुर जोधपुर 20-20 बेड के हैं। दिल्ली में 20-20 बेड के 2 हैं। तो हमारे ये हिम्स हैं जहाँ एडमिट हो सकते हो। इसके अलावा ये हमारे हिम्स हैं जहाँ आप डेली जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हो। चंडीगढ़, जीरकपुर, संगरूर, लुधियाना, भागलपुर बिहार में, ठाणे, मुंबई, गोवा, दिल्ली में। तो ये वो सेंटर्स हैं जहाँ पे डे केयर फैसिलिटी है। इसके अलावा हमारे 100 से अधिक पूरे भारत में क्लिनिक्स हैं, अच्छा जहाँ पे हम पेशेंट को आयुर्वेद की मदद से और खाना पीना सिखा के लोगों को ठीक रहना सिखाते हैं। और हमारे हॉस्पिटल हो या ये हॉस्पिटल है या क्लिनिक्स है, सब जगह डाइट, फ्रूट सैलड, ये सेब, ये अदरक, ये हल्दी, ये करेले, नीम, इन्हीं से हम पेशेंट को ठीक करते हैं। और हमारे ਚਾਰੀ ਜੀ hospital ਤੁਸੀਂ ਆ ਐਪਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਐਪਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ। मैं चाहूंगा कि अगर जिसਨੂੰ मैं किसी ਨੂੰ हाँ। ਅਸਥਮਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਸ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ILD ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਸੇਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੌਂਗ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਪੂਰੇ ਸੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-30 ਲੌਂਗ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਅੱਛਾ ਪੂਰੇ ਸੇਬ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਾ ਲੌਂਗ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੇਬ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਲੀ ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਲੌਂਗ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਲੌਂਗ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਸੇਬ ਨੂੰ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਦਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਚਬਾना ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾना ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੁਮਾਉਣਾ ਲੌਂਗ ਦਾ ਅਸਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਖਾਣਾ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੂਰਜ ਉਤਰਾਇਣ ਦਕਸ਼ਿਆਇਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਵਾਸਤੇ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮਬਾਣ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਅਦਰਕ ਪਈ ਹੈ, ਅਦਰਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਪੈ ਜਾਏ, ਲਕਵੇ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਏंगे ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਲਦੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਅਦਰਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਹਾਰਟ ਸੇਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਬਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਬਾਏ ਬੰਦਾ ਹਾਰਟ ਸੇਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਸੇਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਅਦਰਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਚਬਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏ। ਲਗਭਗ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਓਗੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਲਹਿਸੁਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਹਿਸੁਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹਲਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਦਰਕ ਤੇ ਲਹਿਸੁਨ ਚਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਤੇ ਲਹਿਸੁਨ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਦਰਕ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਦਰਕ ਚਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਫਟਾਫਟ ਜੂਸ 2-4 ਬੂੰਦਾਂ ਕੱਢ ਲਓਨੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇਬ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਹੋਠ ਤੇ ਅੱਗੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਾਣੇ 'ਚ ਬੜਾ ਉਮੀਦ ਹੈ। 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਣਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਉੱਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 10 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ 10 ਡਿਗਰੀ ਆਪਾਂ ਕੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲੇਟਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਡ ਡਾਊਨ ਟਿਲਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਇਮਰਸ਼ਨ, 40 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਿਠਾਣੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਆ ਗਲੇ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੈਠਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਕਿਡਨੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਉਹੀ ਕਿਡਨੀ ਵਾਪਸ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿकुड़ ਗਈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਮਝ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨੇਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੀਵਰ ਫੇਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੱਸਦਾ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਵਧੀਆ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈ ਬਾਈ। ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਸਰਚਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕਿਡਨੀ ਰੀਗਰੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕਈ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ अपने लोगों की, रिश्तेदारों की, परिवार के लोगों की मदद कर सकते हैं। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।